हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 प्लासी टू पार्टीशन जो हमारी बुक सीरीज चल रही थी उसका चैप्टर 4 इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, जो जिसमें कि हिस्टोरियोग्राफी और इंडियन नेशनलिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट यूनिट है। सो अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फर्स्टली जो पहले अपलोडेड लेक्चर्स हैं आप उन्हें देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूसली और कनेक्शन बन सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि आज का लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन नेशनलिज्म के बारे में ये चैप्टर है। इसमें बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन हिस्टोरियंस के बीच में यही रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मतलब कि इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट चलता है कि कुछ मानते हैं कि एशियन टाइम पीरियड से ही इंडियन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इंडियन नेशन का कॉन्सेप्ट था, इंडिया में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, नेशन का कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट थी। और कुछ मानते हैं क्योंकि जो इंडिया है वो डिवाइडेड था तो इसमें नेशन वाली जो फीलिंग थी या फिर नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मौजूद नहीं था। और जो कॉन्सेप्ट वो आया वो ब्रिटिशर्स के बाद आया, जब ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, मॉडर्न एजुकेशन लेकर आते हैं, कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, उसके बाद ही इंडिया में भी नेशन और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन इस बात में बहुत कम ही डिबेट है, मतलब कि अगर इस बात की बात करी जाए इसमें बहुत कम डिबेट है कि जो रूप, मतलब कि जिस नेशनलिज्म फीलिंग ने, नेशनलिस्ट फीलिंग ने या फिर नेशन के कॉन्सेप्ट ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, वो जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था वो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के बाद आया था। ठीक है, कि यहाँ पर है कि परंतु इस बात को लेकर कम विवाद ही है कि जिस राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सामना किया वह उपनिवेशी आधुनिकता की उपज था। ठीक है, कि जिसने कॉलोनियल आइडियोलॉजी का, ब्रिटिश कॉलोनिज्म का विरोध किया, सामना करा, उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो उपनिवेशी आधुनिकता की उपज थी, मतलब कि कॉलोनियल आइडियोलॉजी या मॉडर्निज्म की ही उपज थी। परंतु ये राष्ट्रवाद पश्चिम की अवधारणा से अवश्य रूप से भिन्न था। मतलब इंडियन नेशनलिज्म और वेस्टर्न नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया ने जो नेशनलिज्म, अगर नेशन कॉन्सेप्ट या नेशनलिज्म अपनाया भी ब्रिटिशर्स के एजुकेशन के बाद, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बाद भी अपनाया, तो एज इट इज़ नहीं अपना लिया। इंडिया की जो नीड थी या फिर इंडिया में जो नेशनलिज्म और नेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा अलग था। जैसे कि हमारे यहाँ जो स्टेट थी या फिर लैंग्वेजेस थी, बहुत सारे कल्चर्स थे, तो इनमें जो यूनिटी वाली कॉन्सेप्ट था वो वेस्टर्न नेशनलिज्म में हमें देखने को नहीं मिलता। उनके लिए क्या है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक मतलब कि सिमिलर हिस्ट्री हो, एक लैंग्वेज हो, ये सारी बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया का जो नेशनलिज्म है, इंडिया के जो नेशन को लेकर जो फीलिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोरियन बोलते हैं कि जो राष्ट्रवाद पश्चिम की अवधारणा से मतलब कि ये जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो पश्चिम की अवधारणा से अवश्य रूप से अलग था। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जब जन्म होता है, अभी जिस तरीके से बताया कि उपनिवेशी आधुनिकता की उपज वो रहता है, कॉलोनियल आइडियोलॉजी की वो यहाँ पर उपज रहता है, जिसमें कि जो कि एक विरोध के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब कि कॉलोनियल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाकर एक कॉन्सेप्ट जो उत्पन्न होता है वो इंडियन नेशनलिज्म में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्वयं में आधुनिकता और राष्ट्र के संचालन में समर्थन था। मतलब कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ये बात बोल रहे थे कि इंडियंस अभी तक अपने नेशन को सही से नहीं चला सकते और यहाँ पर वो राष्ट्र का संचालन नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो उसका कोर पॉइंट ये लेकर आए कि हम खुद में ही अपने नेशन को चला सकते हैं, राष्ट्र का संचालन कर सकते हैं और हम खुद में आधुनिक हैं। और हम अभी से आधुनिक नहीं हैं, प्राचीन टाइम पीरियड से ही, एक एशियन टाइम पीरियड से ही हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो इस बात पर जो
राष्ट्रवाद था वो उभरा कि हम खुद में भी मॉडर्न हैं और अभी से नहीं, वो पहले से मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है और जो नेशन का कॉन्सेप्ट है और हम नेशन को खुद में चलाने के लिए पूरी तरीके से समर्थ हैं। ठीक है। सो अब राष्ट्रवाद के सामने जो चुनौती थी वो दो तरीके की चुनौती थी। एक थी कि राष्ट्र एकता स्थापित करना, क्योंकि अभी तक इंडिया में जो यूनिटी होनी चाहिए थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में वो नहीं थी। जैसे कि 1857 का भी रिवॉल्ट देखे, जबकि 1857 का रिवॉल्ट काफ़ी पहले का टाइम पीरियड है, फिर भी 1857 का रिवॉल्ट देखे तो जो यूनिटी कॉन्सेप्ट एक नेशन को चाहिए किसी भी कॉलोनियल पावर से लड़ने के लिए, वो अभी तक नेशन कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कब आया, जब गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर आते हैं और वो यूनिटी लेकर आते हैं, और उस यूनिटी में सिर्फ इलीट क्लास नहीं होती, उस यूनिटी में मतलब एक कॉमन मैन भी होता है, उसमें वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें जो जिन्हें शेड्यूल कास्ट समझा जाता था, जिन्हें अछूत समझा जाता था और किसी भी तरीके से उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता था, वो लोग आकर भी अपना योगदान देते हैं। तो अभी जो चैलेंज था वो ये था कि राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए, और दूसरा था कि आत्मनिर्माण के अधिकार का दावा, कि हम अपना खुद नेशन को चलाने के लिए कैपेबल हैं, आपकी हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंट को इस्टेब्लिश करना, इस कॉन्फिडेंट को लेकर आना, ये दो सबसे बड़ा चैलेंजेस राष्ट्रवाद के सामने थे। अब पार्थ जो चटर्जी हैं वो ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म आया, जो राष्ट्रवाद आया, वो पश्चिम से अलग तो था, लेकिन उसके कोर पॉइंट्स जो थे, या फिर जो उसकी उत्पत्ति हुई, जो निकल कर आया, वो पश्चिम के कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आता है। और भारत में जो राष्ट्रवाद उभरता है वो क्षेत्रीयता की मौजूदा जो भावना होती है, ठीक है ना, उसी पर राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो कि यूनिटी पर बेस्ड होता और उसी से सब लोग कनेक्ट अपने आप को कर पाते, उस चीज़ पर ना होते हुए एक भाषा, जातीय और धार्मिक जो संप्रदाय थे, ऐसी चीज़ों पर ये नेशनल कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है या फिर नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप्ड होता है। ठीक है। सो यहाँ पर इससे क्या होता है कि एक सीमित राष्ट्रवाद कहा जाता है, एक लिमिटेड नेशनलिज्म कहा जाता है, जिससे कि फ़ायदा किसे होता है, जो कि एक मध्य वर्गीय जो शिक्षा प्राप्त लोग हैं उन्हें ही फ़ायदा होता है, और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं वो इससे अभी भी बाहर रह जाते हैं। अब जो ब्रिटिशर्स अपना कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे, जिसे अगर कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, जिसे अभी इसके बाद में मैं कंटिन्यू करूँगी, कि जिस बिहार पर वो लेकर आ रहे थे कि हम तो आपका कल्याण करने के लिए आए हैं, आपको अपना नेशन चलाने के लिए कैपेबल नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए लेकर आए हैं। तो उसके आंसर में जो राष्ट्रवाद उभरा, प्रारंभिक राष्ट्रवाद उभरा, या फिर प्रारंभिक राष्ट्रवादी इतिहासकार वाला जो कॉन्सेप्ट उभरा, वो किसके बिहार पर था कि उसमें सबसे पहला पॉइंट था आरंभिक राष्ट्रवाद में कि उपनिवेशी शासन का साझा विरोध करा, मतलब कि सभी ने मिलकर सबसे पहले तो कॉलोनियल पावर जो थी उसका विरोध करा, फिर प्राचीन परंपराओं पर गर्व करा कि हमारी तो सभी जो एशियंट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, जबकि वो एक्सट्रीम चले गए इन कॉन्सेप्ट में, मतलब कि जो बुराइयां भी थीं उन बुराइयों को नज़रअंदाज कर दिया गया, या फिर जो कमियां थीं, जो गलतियां थी, उन गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कर एक तरीके से प्राचीन परंपराओं पर गर्व किया गया कि जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करने के बजाय उन पर भी गर्व करना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसमें एक धार्मिक भावना इतनी ज़्यादा उभर कर आई कि वहाँ पर जो इंडिया में अंदरूनी टकराव थे उन टकराव को अनदेखा कर दिया, और फिर रिलीजियस जो डिफ्रेंशिएट थे वो बढ़ते गए। धर्म के नाम पर जो विभाजन थे, या फिर धर्म के नाम पर जो अभी तक भावनाएं थी वो आहत होने लगी, और वो आगे जाकर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनी कि उसके बहाव पे विभाजन जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिली। तो ये आरंभिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट में हुआ।
फिर उसके बाद जैसे कि नेशनलिज्म में अभी मैंने आपको नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें मैंने बताया ही कि उपनिवेशी शासन के साझे विरोध पर आधारित है, देशभक्ति की भावना थी उसमें, और प्राचीन परंपराओं को मतलब कि गर्व किया गया। अब कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियोग्राफ की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्र आंदोलन का जो नेतृत्व था वो स्वार्थी नेताओं ने करा अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कि वो ये मानते ही नहीं कि इंडिया में कोई नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया भी था या फिर इंडिया एज अ नेशन कंट्री भी है। वो ये सिर्फ ये मानते हैं कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो भी मूवमेंट चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्वार्थी लोग चला रहे हैं और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चला रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करना चाहते। इसी वजह से वो कुछ जो लोग हैं या फिर कुछ जो इंडिया का पार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है। अब जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी है वो एक और बात क्लेम करती है कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद था वो एक कमज़ोर राष्ट्रवाद था। कैसे कमज़ोर राष्ट्रवाद था कि जो एक क्योंकि जो यहाँ पर उपनिवेशी ताकत थी, ठीक है, वो उपनिवेशी ताकत किस पर बिलोंग कर रही थी या फिर किस पर डिपेंडेंट थी, जो मतलब कि जिन पे वो राज कर रही थी उन पर डिपेंडेंट थी। तो इस वजह से उसके अगेंस्ट में जो पावर उभर कर आया, यानी कि इंडियन नेशनलिज्म भी जो उभर कर आया है वो भी खुद में कमज़ोर था, क्योंकि जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है वो भी कमज़ोर एक आइडियोलॉजी है और जो जिसके खिलाफ वो उभर कर आता है वो भी एक कमज़ोर, तो दोनों ही तरीके से कमज़ोर आइडियोलॉजी वो बन के आती हैं, ठीक है। फिर वाइट मैन बर्डन थ्योरी कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाइट मैन बर्डन थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो ये बात बोलते हैं कि हम हैं वो, यानी कि जो वाइट मैन है वो पूरी दुनिया का कल्याण करने के लिए आए हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम पूरी दुनिया का कल्याण करें। और आपको कुछ भी नहीं पता, हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारा एनलाइटमेंट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब कि मॉडर्न आइडियोलॉजी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, हमारी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। तो अब क्योंकि अब हम डेवलप हो चुके हैं तो ईश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम दूसरों को भी डेवलप करें। तो हम आप पर राज अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आप पर राज आपके लिए ही, मतलब कि आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पर आपके मतलब कि आपकी हेल्प करने के लिए, आपको नेशन को संभालने के लिए, क्योंकि आप अपने नेशन को खुद से नहीं संभाल सकते। और देखिए आपका तो एशियन टाइम पीरियड कितना ज़्यादा डार्क टाइम पीरियड था, उसमें सती सिस्टम था, आप कास्टिज्म में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं, वुमेंस को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो, वुमेंस के राइट्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो अभी आपको नहीं पता, आप बहुत पिछड़े हुए हो और इस पिछड़ेपन से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इस कॉन्सेप्ट में जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी थी वो रहती थी। फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के वर्चस्व को बनाए रखा वाइट मैन थ्योरी ने ही, कि भाई हम तो आपका कल्याण ही करना चाहते हैं, इसी वजह से हम आपके ऊपर राज कर रहे हैं। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में जो भारत है वो अभी तक बिल्कुल भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है ही नहीं, वो तो खुद में ही इतना डिवाइडेड है, वो कास्टिज्म के बिहाव पर डिवाइडेड है, वो रिलीजन के बिहाव पर डिवाइडेड है, वो लैंग्वेज के बिहाव पर डिवाइडेड है, जिसमें खुद में ही इतना विभाजन है, वो कैसे एक राष्ट्र बन सकता है, ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस बोल रहे थे। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो सत्ता का बहाना है, मतलब कि जितना भी नेशनल मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि हम सत्ता को हथिया लें, ठीक है। सो ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी थी। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी के अगेंस्ट में आई थी, ठीक है ना, मतलब कि उपनिवेशीवादी शासन के अगेंस्ट में जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। अब कैम्ब्रिज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आती है। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या बात करती है इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में, वो ये बात बोलती है कि भारत में जो वर्ग था या फिर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा था, वो कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ और सिर्फ भारत मतलब कि जो भारतीय जनता और अंग्रेज़ों के बीच में नहीं था, बल्कि कॉन्ट्रडिक्शन भी दो तरीके का था। एक था प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन और एक था सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन, जिसमें कि पहला जो था एक तो जनता और अंग्रेज़ों के बीच में था, लेकिन जो दूसरा था वो भारतीयों में ही आपस में था, जैसे कि पूंजीवादी वर्ग और
जो मज़दूर वर्ग थे, ठीक है ना, या फिर जो पिछड़ा वर्ग था या फिर अछूत वर्ग था, और एक एलीट क्लास इंडिया की थी वो थी। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो अलग अलग तरीके से था, ठीक है। तो ये मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफी नेशनलिज्म के बारे में बात करती है, वो इकोनॉमिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करती है। मतलब कि जितने भी आर्थिक शोषण हुआ, आर्थिक आधार पर विभाजन हुआ, आर्थिक आधार पर शोषण हुआ, वो कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर में वो आते हैं। आरपी दत्त जैसे कि कहते हैं कि सैन्य विद्रोह के द्वारा ही स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय स्वाधीनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां युद्धों के पश्चात ब्रिटेन का कमज़ोर स्थिति और भारतीय सेना में असंतोष की चरम स्थिति उत्तरदायी थी। वे स्वाधीनता का श्रेय गांधी और कांग्रेस को नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम मार्क्सिज्म था वो ये बात बोलता है कि जब भारत को जो आज़ादी मिल सकती थी वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य विद्रोह के बिहाफ पर ही मिल सकती थी। गांधी, नेहरू ये जो सब कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से टाइम वेस्ट था, वो समय की बर्बादी कर रहे थे। आपको अगर आज़ादी चाहिए तो आप सैन्य विद्रोह करिए और सैन्य विद्रोह के बाद आप आज़ादी ले लीजिए। आप सैन्य विद्रोह के बाद यहाँ से इस बात के लिए आज़ादी ले लीजिए। और भारतीय स्वाधीनता के लिए मतलब कि जो भारत आज़ाद हुआ वो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उसके बजाय किससे ज़्यादा जो फैक्टर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियाँ थीं वो जो दबाव डाल रही थी, या फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो ब्रिटेन है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि वो अब कैपेबल था ही नहीं इन सब चीज़ों से लिए लड़ने के लिए। और भारतीय सेना में जो असंतोष बढ़ रहा था उसकी जो स्थिति थी जब बहुत एक्सट्रीम चली गई, तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो इम्पॉर्टेंट थे वो स्वाधीनता के लिए। ये जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं या फिर एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं वो स्वाधीनता के लिए गांधी और कांग्रेस को नहीं मानते हैं, मतलब कि उन्हें ये श्रेय नहीं देते हैं। और ये कौन बात करता है? ये दत्त आर.सी. दत्त जो हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, वो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मार्क्सिस्ट के बाद एक न्यू हिस्टोरियोग्राफी कॉन्सेप्ट जो है वो सबल्टन है, तो जिसमें कि एक जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल जिनका है वो रणजीत गुहा का है। वो इस बात को बोलते हैं कि अब तक जो हिस्ट्री लिखी गई है वो सिर्फ एलीट क्लास के बिहाफ पर लिखी गई है। मतलब कि राजाओं के बारे में देख लो, आप नेताओं के बारे में देख लो, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे, नेहरू के बारे में पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो आम जनता है जिनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, उन्हें कौन इनलाइट करेगा, उन्हें कौन इम्पोर्टेंस देगा? तो वो ये बात बोलते हैं कि अब तक के जो जितना भी इतिहास लिखा गया है, इतिहास लेखन लिखा गया वो सिर्फ और सिर्फ आंखों पर पट्टी बांध कर लिखा गया है और भारतीय राष्ट्रवाद की सही व्याख्या नहीं की जा सकती है अभी तक। और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड होती है कि जन आधारित इतिहास लेखन पर, कि हमारा जो इतिहास लेखन है, जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो लोगों पर आधारित रहेगा, एलीट क्लास पर रहेगा। और एलीट क्लास ने अभी तक एक तरीके से धोखा दिया है भारतीयों को या फिर जनता को, क्योंकि अभी तक उन्हें ही इनलाइट नहीं किया गया जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, ठीक है। तो ये सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी के बिहाफ पर ये कॉन्सेप्ट था। तो ये फर्स्ट यूनिट जो था वो जैसे कि हिस्टोरियोग्राफी थी, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियोग्राफी है एक तरीके से ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी है, जिसमें कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ज़्यादा इनलाइट किया जाता है और उसे बताया जाता है कि हम उन्हीं के हित में बात कर रहे हैं। फिर उसके जो काउंटर में हिस्टोरियोग्राफी आती है वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, जो कि बात करती है कि सबसे पहले तो जो साझा विरोध है उपनिवेशवाद का उसका, फिर देशभक्ति की भावना पे वो आधारित रहती है और एशियन टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा इनलाइट करके इस नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में दिखाया जाता है। फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आती है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन की बात करती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन इंडिया में मौजूद था नेशनलिज्म के बिहाफ पर, ठीक है। एक भारतीय और अंग्रेज़ों के बीच में था, तो एक सिर्फ भारतीय और भारतीय के बीच में था, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन था वो। और ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जिसमें कि आर.पी. दत्त जो इम्पोर्टेंट है वो बात बोलते हैं कि
जो लड़ाई लड़ी गई या फिर जो आज़ादी मिली उसमें कांग्रेस या गांधी का हाथ ना होकर, गांधी जी का हाथ ना होकर बाकी जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और फोर्थ जो हिस्टोरियोग्राफी आती है वो सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी आती है, जिसे कि जन आधारित इतिहास लेखन बोला जाता है, जिसमें बात की गई है कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को ही आप हिस्ट्री में कैसे मतलब कि इनलाइट कर सकते हो, क्या नॉर्मल मतलब कि एक जनता का जो रोल था, रोल प्ले उन्होंने करा, उसका किस तरीके से आप एक तरीके से अंधाधुंध इतिहास लिख रहे हो, आंखों पर एक तरीके से आप पट्टी डालकर यहाँ पर इतिहास लिख रहे हैं। और ये बात बोलते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद था वो एक कुलीनों का, यानी कि एलीट क्लास का एक खोखला राष्ट्रवाद था, जबकि जो वास्तविक एक रियल नेशनलिज्म की जब बात करें वो सिर्फ और सिर्फ एक जनता का नेशनलिज्म ही था, जो कि एक वास्तविक राष्ट्रवाद यानी कि जनता का राष्ट्रवाद ही था। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरी वीडियो से जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना जुड़ें। आई प्रॉमिस आज से जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ 50-40 इसी तरीके से व्यू आ रहे हैं तो मैं भी मतलब कि कंटिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि जो एक सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए।